वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 6 यानी रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम इसके जितने भी बेसिक्स यानी परिचय है उन सब के बारे में समझेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 6.1 के जितने भी सवाल है उनको हल करने का प्रयास करेंगे। बच्चों ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और अगर हमें बेसिक चीज़ों का पहले से ही आइडिया हो तो हम सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। चलो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर जितने भी पॉइंट है उनको हम एक बार देख लेते हैं। चलो सबसे पहला हमारा है बच्चों बिंदु। चलो बिंदु क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। किसी समतल पर बनी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है बिंदु कहलाता है। यानी बच्चों अगर मैंने एक डॉट बना दिया इसका मतलब क्या है, ये एक बिंदु है। ना तो इसकी लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है और ना ही इसकी ऊंचाई होती है। यानी ऐसा बिंदु जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई और ना कोई ऊंचाई, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, हमारा बिंदु कहलाता है। दूसरा पॉइंट है बिंदु का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। यानी जो भी हमारा बिंदु होगा उसका कोई भी क्षेत्रफल नहीं होता है। दूसरा है बिंदु की कोई विमा नहीं होती है। विमा का मतलब बच्चों ना तो उसकी लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। यानी कहने का मतलब है हम उसको माप नहीं सकते और ना ही उसका क्षेत्रफल निकाल सकते क्योंकि उसकी कोई भी विमाएं नहीं होती है। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है। यानी अगर मैंने ये बिंदु बनाया तो इसको इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होंगे यानी कैपिटल लेटर उससे लिखा जाता है। मेरे पास एक बिंदु और है, इसको मैं अगर कैपिटल बी लिख दूं इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक बिंदु है और इसे हमेशा इंग्लिश के वर्णमाला के जो बड़े अक्षर है यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। बिंदु हो गया जिसकी कोई ना तो क्षेत्रफल होता है ना कोई विमा होती है, यानी ना तो उसकी लंबाई होती है ना चौड़ाई और ना ऊंचाई, इसलिए हम उसका क्षेत्रफल भी नहीं निकाल सकते और से अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी ए से लगाकर जेड तक के जितने भी कैपिटल लेटर है उनमें से किसी भी एक लेटर के द्वारा इसको लिखा जा सकता है। दूसरा है बिंदु रेखाखंड। किसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। यानी बच्चों अगर हमारे पास दो बिंदु है उसका नाम माना कि हमने एक तो ए दे दिया है और दूसरे को मैंने क्या दे दिया बच्चों, बी। अगर मैं इन दोनों बिंदु को मिला दूंगा जो भी आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, हमारा रेखाखंड कहलाती है। अगला है रेखाखंड की केवल एक ही विमा होती है। यानी बच्चों इसकी केवल क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। एक रेखाखंड पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक रेखाखंड है, इसके ऊपर मैं कितने भी बिंदु बना सकता हूं। रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है। तो बच्चों जो भी रेखाखंड होगा उसको हम हमेशा माप करके बनाएंगे, यानी स्केल की सहायता से हम हमेशा उसकी लंबाई निश्चित होगी। यानी अगर 5 सेंटीमीटर है तो हम रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का ही बनाते हैं। तो बच्चों एक तो हमारा बिंदु हो गया ए और दूसरा क्या हो गया बी। हमने पढ़ा है जो भी लेटर होंगे बिंदु के वो हमेशा कैपिटल लेटर में होंगे। उसके बाद अगर मैं ए और बी बिंदु दोनों को मिला दूं तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, हमारा रेखाखंड कहलाता है। तीसरी चीज होगी बच्चों इसकी केवल क्या होती है, लंबाई होती है और कोई विमा नहीं होती है। और इसकी जो लंबाई होगी वो हमेशा क्या होगी बच्चों, निश्चित होगी। अगर माना कि इसकी मुझे 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना है तो बच्चों मैं इसकी लंबाई कितनी रखूंगा, 10 सेंटीमीटर ही रखूंगा। दूसरी चीज है बच्चों जो भी रेखाखंड है उसको हम रेखाखंड जैसे ए और बी दो बिंदु है दोनों का नाम लिख के ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, हमारा एक रेखाखंड है। यानी कहीं पे भी अगर हमें दो बिंदु के ऊपर इस तरह की लाइन लिखी हुई यानी बार का साइन मिले इसका मतलब क्या है बच्चों, ये एक रेखाखंड है। अगला पॉइंट है बच्चों रेखा। रेखाखंड के
दोनों सिरे जब अनंत लंबाई वाले होते हैं तब वह आकृति रेखा कहलाती है। तो बच्चों हमने पढ़ा है, अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु बना दिया और दूसरा मैंने बी बना दिया, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तब तो क्या बन गया बच्चों, हमारे पास रेखाखंड बन गया। अगर मैं इसके जो दोनों बिंदु है इसको मैं अनंत तक बढ़ा दूं, यानी इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, तो बच्चों ये क्या कहलाएगी, हमारी रेखा कहलाती है। रेखा की केवल एक ही विमा होती है, तो वो क्या होगी बच्चों, हमेशा लंबाई होती है। क्या होगी बच्चों, रेखा जब अनंत बिंदु होते हैं रेखा की लंबाई बिंदु होती है, दोनों बिंदुओं में से केवल और एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। तो बच्चों हमारे पास ए और बी क्या है, दो बिंदु है, इनसे हम केवल एक ही सरल रेखा खींच सकते हैं। रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ABC, या हम क्या करेंगे बच्चों, ए बी पे क्या लगा देंगे, हम दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा के एक बार बना देंगे, या हम केवल AB लिखें तो भी क्या है बच्चों, सही है। यानी हम रेखा को तीन तरीके से दर्शा सकते हैं। माना कि ये जो रेखा है इसको मैं क्या नाम दे दूं बच्चों, L दे दूं, पहला तरीका। दूसरा, मेरे पास दो बिंदु है, मैं क्या करूंगा, इन दोनों बिंदुओं के ऊपर तीर का चिन्ह लगा दूं तो भी ये एक रेखा है। अगर मैं केवल दोनों बिंदुओं का नाम एक साथ लिख दूं तो भी क्या है बच्चों, वो एक रेखा है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर मैं A और B के ऊपर बार लगा दूं तब तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा रेखाखंड कहलाएगा। अगर मैं इसके ऊपर कोई तीर का चिन्ह लगा दूं तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो हमारी रेखा कहलाती है। इसको हम इंग्लिश के जो स्मॉल अल्फाबेट होते हैं उनसे भी लिख सकते हैं। दूसरा हो गया, हम जो दो बिंदु हैं उनके ऊपर लाइन खींच के भी दर्शा सकते हैं, दोनों तरफ तीर का चिन्ह होना चाहिए। अगर हम ए बी दोनों बिंदुओं को एक साथ लिखें और कोई भी चिन्ह नहीं लगाएं तो भी क्या है बच्चों, वो एक रेखा है और इसकी केवल एक ही विमा होती है, यानी केवल लंबाई होती है। और हमेशा बच्चों रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, लेकिन रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। हमने पढ़ा है कि ये जो लंबाई होगी ये केवल ए और बी के बीच की होगी, यानी हम अगर ए और बी को आगे बढ़ाएं तो इसकी कोई लंबाई नहीं होगी। अगला है बच्चों किरण। अगर हमने रेखा सीख लिया, रेखा मत क्या था बच्चों, दोनों तरफ तीर के चिन्ह थे। अगर हम किसी रेखाखंड के एक ही तरफ तीर का चिन्ह बनाएं तो बच्चों वो क्या कहलाता है, हमारा किरण कहलाता है। जब रेखाखंड का एक सिरा अनंत लंबाई का होता है तब वह आकृति किरण कहलाती है। माना कि मेरे पास ए और बी दो बिंदु है, इनको अगर मैंने मिला दिया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा रेखाखंड हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों में से एक सिरों यानी एक ही बिंदु को मैं अनंत तक बढ़ा दूं और किसका चिन्ह लगा दूं बच्चों, एक तरफ तीर का चिन्ह, तो ये बच्चों ये क्या कहलाएगी, हमारी किरण कहलाती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था दो बिंदु है, अगर दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा रेखाखंड बन जाएगा। अगर मेरे पास दो बिंदु है, दोनों को मैं अनंत लंबाई तक दोनों तरफ बढ़ा दूं तो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, वो रेखा कहलाती है। अगर मेरे पास दो बिंदु है, दोनों को मिला दूं और एक बिंदु को मैं अनंत तक बढ़ा दूं तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा बच्चों, हमारी किरण कहलाती है। पहला तो हमारा हो गया रेखाखंड, दूसरा हो गया बच्चों हमारी रेखा, और जो तीसरा है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, किरण बोलेंगे। यानी अगर हम ए और बी लिखें और ऊपर क्या लगा दे बच्चों, बार, इसका मतलब रेखाखंड है। अगर मैं ए बी लिखूं, चाहे मैं ए बी के ऊपर तीर का चिन्ह लगाऊं तो भी क्या है बच्चों, वो हमारी रेखा है। अगर मैं ए और बी के तरफ एक तरफ तीर का चिन्ह लगाऊं तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो हमारी किरण कहलाएगी। और हमेशा एक ही तरफ तीर का चिन्ह होता है। अगला है बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। अगर बच्चों दो रेखाएं यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए बच्चों, तीर का चिन्ह होगा। अगर वो दोनों एक दूसरे को कहीं पे काटे, इसका मतलब एक दूसरे को कहीं पे काट रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगी बच्चों, वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। जैसे पहली हमारा PQ है बच्चों, ये एक रेखा है। दूसरा है हमारे पास RS, एक रेखा है। ये क्या हो रहा बच्चों, माना कि ये O बिंदु है, इस पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब ये दोनों कौन सी रेखाएं हो गई बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। अगला है बच्चों समांतर रेखाएं, यानी अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है बच्चों, अगर बराबर हो और वो दोनों रेखाएं अगर मैं इधर भी आगे बढ़ाऊं
चाहे इधर भी आगे बढ़ाऊं, इतना भी आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है और दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हर पॉइंट पे एक समान होती है, तो वो हमारी समांतर रेखाएं कहलाती है। माना कि यहाँ पर इनकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो बच्चों हर जगह इन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर ही होगी, यानी ये कितना भी आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो वो हमारी अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं कहलाती है। अगला है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है हमारा, क्या हो गया बच्चों, कोण। यदि दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, कोण कहलाता है। तो बच्चों हमें पता है कि किरण का मतलब क्या हो गया, जिसके एक तरफ तीर का चिन्ह हो। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक तीर का चिन्ह है और यहाँ पर भी एक तीर का चिन्ह है, और दोनों का प्रारंभिक बिंदु यानी कहाँ से शुरू हो रही है बच्चों, ओ से। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी। तो बच्चों ओ ए और ओ बी दोनों क्या कहलाएगी, हमारी किरण हो गई, और दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है बच्चों, ओ है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, इनके बीच में जो भी बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा कोण कहलाता है, जिसको हम थीटा के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजा कहलाती है, यानी ओ ए एक भुजा है, इसी प्रकार ओ बी भी क्या है बच्चों, इसकी एक भुजा है। दोनों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। तो बच्चों ये जो ओ बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा, इसका शीर्ष कहलाएगा। यानी उभयनिष्ठ का मतलब बच्चों जो दोनों के अंदर आ रहा हो, यानी मेरे पास ओ ए और ओ बी दो भुजा है, यानी दोनों का प्रारंभिक बिंदु ओ है, इसका मतलब दोनों में आ रहा है ओ, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा। और इसके बीच में जो भी दोनों भुजाओं के बीच में कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा कोण कहलाएगा। और ओ ए और ओ बी हमारी दो भुजाएं कहलाती है, और ओ हमारा शीर्ष कहलाएगा, जहां पर दो किरणें एक दूसरे को काटती है। अगला है बच्चों, हमें पढ़ना है कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों कोण कई प्रकार के होते हैं, हमें एक एक करके सभी के बारे में जानकारी लेनी है। तो बच्चों पहला कोण हो गया न्यून कोण, यानी वह कोण जिसका मान क्या हो बच्चों, 0 से लगाकर 90 डिग्री के बीच में होता है। यानी न्यून कोण बच्चों जिसका मान 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी ये जो x है इसका मान 0 से लगाकर 90 के बीच में होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, न्यून कोण कहलाता है। दूसरा हो गया बच्चों समकोण, यानी वह कोण जिसका मान कितने डिग्री का होगा बच्चों, 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों ये तो एक किरण है, इधर भी एक किरण है, यानी यहाँ पर अगर कहीं पे बॉक्स बना हुआ है तो बच्चों हमेशा याद रखना है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी दोनों किरणें एक दूसरे को कितनी डिग्री पे काट रही है बच्चों, 90 डिग्री, यानी समकोण पे काट रही है। और थीटा का मान हमेशा कितने डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री, इसका मतलब वो एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी बच्चों अगर मैं दो किरणें ऐसे बनाऊं और अगर मैं यहाँ पर बॉक्स बना दूं, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, एक समकोण है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं और बीच का कोण एक बॉक्स है, यानी कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री, यानी ये भी क्या होगा, एक समकोण होगा। अगला है अधिक कोण, यानी बच्चों जो भी कोण दे रखा है अगर उसका मान 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 180 डिग्री के बीच में हो, यानी 90 से तो ज़्यादा हो 180 से कम हो, तो वो हमारा अधिक कोण कहलाता है। तो बच्चों 90 डिग्री तो यहाँ तक होगा, ये क्या है 90 से ज़्यादा है, यानी बच्चों जिस कोण का मान 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है वो हमारा अधिक कोण कहलाता है। अगला है बच्चों ऋजु कोण या सरल कोण। अगर किसी कोण का मान कितने डिग्री हो बच्चों, 180 डिग्री, यानी उसको हम सरल कोण भी बोलते हैं और ऋजु कोण भी बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारा दोनों तरफ क्या है, ये तो हमारा O बिंदु है यानी उभयनिष्ठ है। इधर और इधर हमारे पास क्या है बच्चों, दो किरणें हैं। अगर हम इस कोण की बात करें, यानी एक सीधी रेखा है उसके ऊपर अगर कोई कोण बनेगा तो वो कितने डिग्री का होगा बच्चों, 180 डिग्री का होगा। उसको हम ऋजु कोण या सरल कोण भी कहते हैं। अगला है वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रतिवर्ती कोण का मतलब हो गया बच्चों ऐसा कोण जिसका मान 180 से लगाकर 360 डिग्री के बीच में होता है, वो हमारा प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण
कहलाता है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण बन रहा है हमारा टी, ये क्या होगा बच्चों 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, वो हमारा वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अगला है बच्चों पूर्ण कोण, यानी वह कोण जिसका मान कितने डिग्री हो बच्चों 360 डिग्री, यानी एक पूरा वृत्त बनेगा यानी सर्कल बनेगा तो इस पे कुल कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों 360 डिग्री का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों पूर्ण कोण बोलते हैं। सबसे पहले हमने न्यून कोण पढ़ा, यानी जिसका मान 0 से लगाकर 90 डिग्री के बीच में होता है। उसके बाद हमने समकोण पढ़ा, जिसका मान कितने डिग्री होता है बच्चों 90 डिग्री होता है। उसके बाद हमने पढ़ा अधिक कोण, जिसका मान 90 से तो ज़्यादा होगा और 180 के बीच में होगा। उसके बाद हमने बच्चों पढ़ा सरल कोण, यानी जिसका मान कितने डिग्री का होगा बच्चों 180 डिग्री होगा। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों प्रतिवर्ती कोण, यानी वह कोण जिसका मान 180 से लगाकर 360 डिग्री के बीच में होता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। उसके बाद होगा बच्चों पूर्ण कोण, यानी जिसका मान कितने डिग्री का होगा बच्चों 360 डिग्री, यानी अगर पूरे सर्किल बन जाए यानी एक वृत्त का निर्माण हो जाए तो हमारा वो पूर्ण कोण कहलाता है। अगला है बच्चों आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब बच्चों ऐसे दो कोण जो एक दूसरे के क्या हो बच्चों पड़ोसी हो। माना कि यहाँ से यहाँ तक का कोण मैंने 1 लिख दिया और यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है बच्चों 2 है, यानी 1 और 2 एक दूसरे के पड़ोसी है यानी आसपास है, मतलब ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे बच्चों, ये हमारे आसन्न कोण कहलाते हैं। तो दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। तो बच्चों हमारे पास ये तो क्या हो गया एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये ओ क्या है बच्चों दोनों के बीच का क्या है हमारा एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, यानी ओ तो हमारा क्या हो गया बच्चों एक शीर्ष हो गया। और हम इसको बोल देंगे कि जो ओ बी भुजा है ये क्या है बच्चों हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, यानी ओ तो उभयनिष्ठ शीर्ष है और ओ ए एक उभयनिष्ठ भुजा है। यानी बच्चों हम कहेंगे कि कोण इनका एक बार नामकरण कर देते हैं, इसको मैंने बी और इसको सी दे दिया। तो बच्चों हमारा कोण क्या हो जाएगा ए ओ बी और कोण क्या हो जाएगा बच्चों ए ओ सी। दोनों कौन से कोण हो गए बच्चों आसन्न कोण हो गए, यानी एक दूसरे के पड़ोसी कोण कहलाते हैं। इसको हम ए ओ बी और ए ओ सी भी लिखेंगे। अगला है बच्चों पूरक कोण और समपूरक कोण, यानी बच्चों अगर दो कोण है उनका योग अगर 90 डिग्री होता है तो वो हमारा पूरक कोण कहलाता है। अगर बच्चों दो कोण है उनको अगर हम जोड़ें तो उनका योग अगर 180 डिग्री मिलता है तो वो हमारा समपूरक कोण कहलाता है। यानी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आता है तो हमारा पूरक कोण कहलाएगा। यदि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री आता है तो बच्चों वो हमारा समपूरक कोण कहलाता है। बच्चों ये दोनों कोण एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें डिग्री यानी कोण का मान ना दे करके हमें बोले कि पूरक कोण है, इसका मतलब हमें समझ जाना है कितने डिग्री है बच्चों 90 डिग्री है। अगर हमें समपूरक कोण के लिए बोले यानी दो कोणों का योग कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा। अगला है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों अगर हम इस वर्ड को देखें तो भी हमें पता चल रहा है बच्चों शीर्षाभिमुख, यानी एक दूसरे के सामने क्या हो बच्चों उनका मुख हो। यानी बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, इसी प्रकार अगर यहाँ पर मैंने 3 लिखा और यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया और मैं बिंदु के नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी, यानी बच्चों एक दूसरे के आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं बच्चों हमारा शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। यानी ये जो कोण 1 है इसके सामने क्या है बच्चों 2 बेटा है, तो 1 और 2 क्या होंगे बच्चों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण भी होंगे। और बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर भी होंगे। दूसरा है बच्चों 3 है,
3 के सामने क्या बेटा है 4, यानी एक कोण 2 के बराबर होगा और कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, यानी 1 2 एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, 3 और 4 एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और दोनों का मान एक समान होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर आमने सामने के कोण परस्पर शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक तो AC और एक BD, दो क्या है बच्चों हमारे पास रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को O बिंदु पर क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक दूसरे के आमने सामने जो भी कोण होंगे वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और साथ में इनका मान हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कोण 1 और कोण 2 का मान हमेशा बराबर होगा। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 का मान भी एक दूसरे के बराबर होगा। अगला है बच्चों रेखिक युग्म, यानी बच्चों रेखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का योग होता है जिनकी वे भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो, विपरीत दिशा में होती है। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों कोणों की बात करूं तो बच्चों ये मैंने एक नाम दे दिया, इसको मैंने 2 नाम दे दिया, साथ ही हम बिंदु बना लेते हैं A B और C। तो बच्चों 1 और 2 अगर इन दोनों कोणों का योग करेंगे यानी एक सरल रेखा है तो बच्चों वो हमेशा कितना होगा बच्चों 180 डिग्री होगा। यानी जब भी हमें रेखिक युग्म की बात करें यानी जितने भी कोण हैं अगर वो एक सरल रेखा में है तो उनका योग हमेशा कितना होगा बच्चों 180 डिग्री होगा। यानी रेखिक युग्म कोण का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। तो बच्चों एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर माना कि मैंने कोण 1 कोण 2 और कोण 3 नाम दे दिया यानी एक सरल रेखा है, इसका मतलब कोण 1 कोण 2 और कोण 3 तीनों का मान कितना होगा बच्चों हमेशा 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये कौन सा कोण हो जाएगा बच्चों एक सरल रेखा में बनने वाला कोण हमेशा रेखिक युग्म का निर्माण करता है। अगला है बच्चों समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखाओं के बीच बनने वाले कोण। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर हमने ये सब कोणों का मान सीख लिया कैसे निकालते हैं तो हमारी जो 6.1 है वो बड़ी आसानी से हल हो जाएगी। चलो बच्चों पहले कोण की बात करें जो हमने पढ़ा था, कौन सा कोण था बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, यानी वह कोण जो एक दूसरे के आमने सामने हो। तो बच्चों पहला हो गया हमारे पास, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हमारे पास समांतर रेखाएं होनी चाहिए, यानी 2 रेखाएं हैं बच्चों, साथ ही एक रेखा इनको क्या कर रही है काट रही है। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो बच्चों हमारे पास जितने भी कोण हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में समझते हैं। यानी कोण 1 और कोण 3 क्या कहलाएंगे बच्चों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार 2 और 4 एक दूसरे के सामने हैं तो 2 और 4 भी क्या है बच्चों हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब जो कोण 5 है उसके सामने क्या बैठता है बच्चों 7, यानी ये भी क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा। इसी प्रकार 6 के सामने 8 है तो बच्चों ये भी क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। यानी वह कोण जो एक दूसरे के आमने सामने हो और 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो हमेशा शीर्षाभिमुख कोण बनता है। दूसरा है बच्चों हमारा संगत कोण। कौन सा कोण बच्चों संगत कोण। संगत कोण का मतलब हो गया बच्चों एक जैसे दिखने वाले कोण, एक जैसे दिखने वाले कोण। तो बच्चों हम देख लेते हैं एक जैसे कौन कौन से दिख रहे हैं। तो बच्चों जो 1 बन रहा है उसी प्रकार 5 भी दिख रहा है, यानी कोण 1 और कोण 5 एक दूसरे के संगत कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार 2 और 6 एक जैसे दिख रहे हैं, यानी 2 और 6 भी बच्चों संगत कोण होंगे। इसी प्रकार 3 और 7 ये भी एक जैसे दिख रहे हैं तो बच्चों ये दोनों भी एक दूसरे के संगत कोण होंगे। 4 और 8 ये भी एक जैसे दिख रहे हैं तो बच्चों ये भी क्या होंगे
एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है, संगत कोण भी यानी एक जैसे दिखने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं, और इनका मान भी बच्चों बराबर होता है, क्योंकि कोण 1 और कोण 5 एक जैसे दिख रहे हैं। इसी प्रकार 2 और 6 भी एक जैसे दिख रहे हैं, 3 और 7 एक जैसे दिख रहे हैं, 4 और 8 भी एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब संगत कोण कहलाते हैं। अगला है बच्चों हमारा एकांतर कोण। अगर हमें कौन सी आकृति मिले बच्चों, जेड आकृति, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, हमारा एकांतर कोण कहलाता है। यानी ये वाली भुजा ऐसे करके ऐसे यानी जेड आकृति बन रही है, तो बच्चों 4 और 6 क्या कहलाएंगे बच्चों, एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं इधर से होके भी जेड बनाऊं तो 3 और 5 ये भी क्या कहलाएंगे बच्चों, एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाते हैं। तो बच्चों ये तो कौन से हो जाएंगे, अंतः यानी अंदर की ओर बनने वाले कोण दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, एकांतर कोण कहलाते हैं। अगर हम बाह्य की बात करें तो बच्चों कौन कौन से हो गए, जेड आकृति बनी तो हमारा 2 और 8 ये भी क्या कहलाएंगे बच्चों, एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाएंगे, क्योंकि ये बाह्य एकांतर कोण है। इसी प्रकार अगर इधर जेड बना तो 1 और 7 ये भी क्या हो जाएंगे बच्चों, एक दूसरे के बाह्य अंतर कोण कहलाते हैं। अगला है बच्चों अंतःकोण क्या होता है, यानी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो उनके अंदर बनने वाला कोण। तो बच्चों ये जो रेखा है इनके अंदर कौन कौन सा बन रहा है, 3 और 6, यानी 3 और 6 का योग हमेशा कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार अगर मैं इस रेखा की बात करूं तो 4 और 5 अंदर की ओर बन रहा है, तो इन दोनों का मान भी 180 डिग्री होगा। केवल दो ही कोण ऐसे होते हैं बच्चों, एक तो अंतःकोण और एक रेखिक युग्म, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अगला है बच्चों हमारे पास एक कोण और रह गया, जिसको क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। अगला हो गया बच्चों हमारा रेखिक युग्म, यानी जब जितने भी कोण हैं एक रेखा में बन रहे हैं तो उनका योग भी 180 डिग्री होगा। तो बच्चों ये एक सरल रेखा है, इसके ऊपर 1 और 2 बन रहा है, यानी अगर मैं 1 और 2 को जोड़ूं तो भी कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। अगर मैं नीचे की बात करूं ये भी एक सरल रेखा में बन रहा है, यानी 3 और 4 का योग भी कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार बच्चों ये एक सरल रेखा है तो 5 और 6 का योग भी 180 डिग्री होगा, 7 और 8 का योग भी 180 डिग्री होगा। अगर मैं इस वाले की बात करूं बच्चों वर्टिकली रेखा की, तो 2 और 3 इनका योग भी 180 डिग्री, 1 और 4 का योग भी 180 डिग्री होगा। चलो बच्चों एक बार वापस समझ लें, अगर ये दोनों पॉइंट हमें समझ में आ गए तो 6.1 और 6.2 बड़ी आसानी से हल हो जाएगी। पहला बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, यानी ऐसे कोण जो एक दूसरे के आमने सामने हो, यानी आमने सामने। तो बच्चों इसको याद रखने का लिख लेते हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने हो वो हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी 1 के सामने 3 है तो 2 के सामने 4 है, 5 के सामने 7 है तो 6 के सामने 8 है, यानी शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो बच्चों ये भी लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया बच्चों, बराबर होंगे। अगला है बच्चों संगत कोण, यानी एक जैसे दिखने वाले कोण। तो बच्चों जो 1 है वैसा ही क्या है 5 है, तो ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी क्या होते हैं बच्चों आपस में बराबर होते हैं। 2 की तरह 6 दिख रहा है, ये भी संगत कोण होगा। 4 की तरह 8 है, ये भी संगत कोण होगा। 3 की तरह 7 है तो ये भी एक संगत कोण होगा। अगला है बच्चों एकांतर कोण, यानी जिसके अंदर हमें जेड आकृति मिल रही हो। तो बच्चों ये 2 प्रकार का होता है, एक तो अंतः और एक बाह्य, यानी अंदर की ओर बनाए बच्चों ऐसे लाइन जेड बन रहा है, यानी 3 और 5। इसी प्रकार 4 और 6 दोनों क्या होंगे बच्चों, अंतः एकांतर कोण। अगर बाहर की बात करें तो 1 और 7, 2 और 8 ये भी क्या होंगे बच्चों, बाह्य एकांतर कोण होंगे। और एकांतर कोण भी हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर 2 रेखाओं के बीच कोई भी कोण बने तो अंतःकोण कहलाता है, यानी 3 और 6 और 4 और 5 इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अगला है रेखिक युग्म। अगर कोई सरल रेखा बन रही है तो इसके एक तरफ जितने भी कोण बढ़ेंगे उनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी 1 और 2 का योग 180, 4 और 3 का योग भी 180 डिग्री होगा। तो बच्चों ये हमारे आज के बेसिक थे। अब हम 6.1 के जितने भी सवाल हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था।
कल हम 6.1 के सभी सवाल हैं उनको बेसिक के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।